तो उस रात आखिर हुआ क्या था, ये सोच सोच के आज भी लोगों का दिमाग घूम जाता है। उस रात एक ऐसी मिस्ट्री हुई थी जिसे सॉल्व करते करते इस फैमिली ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। तो एक घर में 11 लोग रह रहे थे और एक रात वो नॉर्मली सोने जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि आज जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उन्हें पूरी जिंदगी इस बात का डर रहेगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। उनकी पूरी लाइफ एक मिस्ट्री से घिर जाएगी जिसे सॉल्व करते करते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आई नो कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मगर थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। उस रात की मिस्ट्री को सॉल्व करते करते वो एक जगह तक पहुंचते हैं जहां गड्ढा खोदने के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स खोलने पर उसमें एक मांस का टुकड़ा होता है। ये पूरा केस ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड में तुम्हें ही बताना होगा कि उस रात क्या हुआ था। तो सॉगर फैमिली एक इटालियन अमेरिकन फैमिली थी जो वेस्ट वर्जीनिया में रहती थी। फैमिली में टोटल 12 लोग थे, जॉर्ज और जेनी और उनके 10 बच्चे, जिसमें से सबसे बड़ा बच्चा मिलिट्री में था। तो उस रात घर में टोटल 11 लोग थे और ये क्रिसमस ईव की रात थी। घर में सेलिब्रेशन का माहौल था। बच्चों के लिए नए टॉयज आए थे और वो लिविंग रूम में खेल रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। घर 2 फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर पर जॉर्ज और जेनी सोते थे और कुछ बच्चे ऊपर सोते थे। रात करीब 10:30 बजे जेनी सभी बच्चों को सोने के लिए कहती है। सब सोने चले जाते हैं, मगर कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें थोड़ी देर और खेलने दिया जाए। क्रिसमस होने के कारण जेनी उन्हें परमिशन दे देती है। अब घर के बाकी लोग सो चुके हैं और लिविंग रूम में 5 बच्चे खेल रहे हैं। रात के 12:30 बजते हैं। घर पूरी तरह से शांत हो चुका है। तभी टेलीफोन बजता है। इतनी रात में फोन देखकर जेनी घबरा जाती है और फोन उठाती है। सामने एक अननोन वुमन की आवाज होती है। वो पूछती है, क्या मेरी बात हो रही है? जेनी कहती है, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। मगर वो वुमन माफी मांगने के बजाय हंसने लगती है। जेनी डर जाती है और फोन काट देती है। वो लिविंग रूम की तरफ देखती है। लाइट ऑन है, टॉयज बिखरे हुए हैं और मेन डोर खुला है। वो सोचती है बच्चे ऊपर सो गए होंगे और लाइट बंद करना भूल गए। वो लाइट बंद करती है, डोर लॉक करती है और वापस सोने चली जाती है। मगर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि शायद कोई अंदर आ चुका हो। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मगर वो इग्नोर कर देती है। फिर आधे घंटे बाद उसकी नींद तीसरी बार खुलती है। इस बार उसकी आंखें जल रही होती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो बाहर भागती है और देखती है पूरा घर जल रहा है। वो जोर से जॉर्ज को बुलाती है। जॉर्ज तुरंत उठता है और बिना कुछ पूछे बच्चों को बाहर निकालना शुरू करता है। कुछ बच्चों को वो बचा लेता है, मगर 5 बच्चे ऊपर फंस जाते हैं। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर आग और धुआं बहुत ज्यादा होता है। फिर उसे याद आता है घर में लैडर है। वो उसे ढूंढने जाता है, मगर लैडर गायब होती है। फिर वो अपने ट्रक्स के पास जाता है। एक एक करके दोनों ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर दोनों काम नहीं करते। वो पानी से आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर पानी जम चुका होता है। फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश होती है, मगर कॉल लगती ही नहीं। हर कोशिश फेल हो रही थी। नेबर खुद जाके फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। घर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, मगर फायर डिपार्टमेंट को आने में 7 घंटे लग जाते हैं। सुबह 8 बजे वो पहुंचते हैं और तब तक सब खत्म हो चुका होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कहती है आग फॉल्टी वायरिंग से लगी थी और इतनी तेज थी कि बच्चों के रिमेन्स तक जल गए। जॉर्ज और जेनी टूट जाते हैं। वो घर की जगह मेमोरियल बना देते हैं, मगर टाइम के साथ उन्हें शक होने लगता है। अगर वायरिंग फॉल्टी थी तो लाइट क्यों चल रही थी? लैडर 75 मीटर दूर कैसे मिली? दोनों ट्रक्स एक साथ खराब कैसे हुए? फोन लाइन क्यों काम नहीं कर रही थी? रिपेयरमैन बताता है फोन लाइन जली नहीं थी, बल्कि किसी ने काटी थी। मतलब 12:30 बजे के बाद किसी ने फोन लाइन काट दी। अब शक और गहरा हो जाता है। क्या ये सब प्लान था? सस्पेक्ट सामने आते हैं। एक चोर जिसने फोन लाइन काटने की बात मानी मगर आग से इनकार किया। एक इंश्योरेंस एजेंट जिसने पहले ही धमकी दी थी, मगर पुलिस कुछ नहीं करती। फैमिली खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आता है और शॉकिंग बातें सामने आती हैं। जिस जूरी ने फॉल्टी वायरिंग का डिसीजन दिया उसमें वही इंश्योरेंस एजेंट भी था। फिर एक रूमर मिलता है कि बच्चों के रिमेन्स मिले थे और एक बॉक्स में दबा दिए गए। ऑफिसर से पूछा जाता है, वो मान लेता है। गड्ढा खोदा जाता है, बॉक्स मिलता है, मगर उसमें बच्चों के रिमेन्स नहीं बल्कि बीफ लिवर होता है। ऑफिसर ने झूठ बोला था।
क्यों, ये कोई नहीं जानता। अब फैमिली को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। जेनी खुद एक्सपेरिमेंट करती है, हड्डियां जलाकर देखती है, मगर वो पूरी तरह नहीं जलती। फ्यूनरल एक्सपर्ट भी कहता है इतनी जल्दी हड्डियां खत्म नहीं होती। अब शक क्लियर हो जाता है, क्या बच्चे जिंदा थे? क्या उनका किडनैपिंग हुआ था? फैमिली बिलबोर्ड्स लगाती है, रिवॉर्ड अनाउंस करती है। लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने बच्चों को देखा, मगर कोई प्रूफ नहीं मिलता। 22 साल बीत जाते हैं। एक दिन एक लेटर आता है, उसमें एक फोटो होती है जो उनके एक बच्चे जैसी लगती है। वो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, मगर इन्वेस्टिगेटर भी गायब हो जाता है। जॉर्ज अपनी आखिरी सांस तक मानता रहा कि उनके बच्चे जिंदा थे, और सवाल वही रह जाता है, उस रात आखिर हुआ क्या था?